Hello, welcome back to the second video of the accounting interview series 1 accounts payable. In this video we are going to cover the account payable process interview क्वेश्चन एंड आंसर। इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि आप अपने अकाउंट पेबल प्रोसेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने पहली वीडियो में सीखा था व्हाट इज बेसिक अकाउंट्स पेबल यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स पेबल। इन दिस वीडियो वी आर कवर द 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन अकाउंट पेबल प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले पूछा जाता है आपसे। मैंने आज तक 15 से 20 इंटरव्यू दी हैं, जिसमें से सबसे पहले कोई भी पूछा जाए तो आपसे जॉब लाइन से जो टाइटल होता है ना उसके बारे में आपसे डिफाइन के लिए पूछा जाएगा कि आप उसको डिफाइन करो, कैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी। तो आपका क्वेश्चन क्या रह सकता है, कैन यू आउटलाइन दी एंड टू एंड एपी प्रोसेस फ्रॉम इनवॉइस रिसीव टू पेमेंट, कि क्या आप मेरे को गाइड कर सकते हो जो एंड टू एंड प्रोसेस है एपी का, जिसमें हम इनवॉइस रिसीव से लेकर पेमेंट करवा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, सबसे पहले इनवॉइस रिसीव्ड एंड लॉगिंग, कैप्चर द इनवॉइस डिटेल इन एपी सिस्टम, देन थ्री वे मैच, व्हिच इज थ्री वे मैच, कंपेयर विद इनवॉइस परचेज ऑर्डर एंड जीआरएन नंबर, देन थर्ड एक्सेप्शन रेजोल्यूशन, इन्वेस्टिगेट एंड करेक्ट एनी मिसमैच, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड होती है तो उसको सही करवाना है। देन फोर्थ नंबर अप्रूवल वर्कफ्लो रूट टू रिस्पॉन्सिव मैनेजर फॉर साइन आउट। आपने देखा जब भी आप किसी अच्छी एमएनसी के लिए काम करते होंगे ना, तो आप देखना कोई भी इनवॉइसेस आप जैसे ही अपनी बुक्स में एंटर करोगे तो उसमें ना लास्ट में आता है सेंट फॉर अप्रूवल। इनवॉइस प्रोसेस यानी इनवॉइस को जो प्रोसेस करने के बाद वो अप्रूवल के लिए जाता है हमारे मैनेजर को, हमारा मैनेजर अप्रूव करेगा तभी वो हमारे एपी लेजर या हमारे परचेज लेजर में शो करेगा, इसे बोला जाता है अप्रूवल वर्कफ्लो। एंड फिफ्थ नंबर इज पेमेंट शेड्यूलिंग, आफ्टर एंटर द इनवॉइस you will schedule to payment. If payment is in advance, you have to be paid in advance to payment in, and otherwise the payment term is 30 or 60 days, you have to schedule the payment. Then 6 पेमेंट की एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ जब उसकी पेमेंट डेट आ जाए तो आपने क्या चेक इशू करने हैं, एसीसी इशू करने हैं या वायर के थ्रू पेमेंट करवानी है। एंड सेवंथ नंबर रिकंसिलेशन एंड क्लोज, सपोज यू हैव टू बी फाइंड एरर इन योर एपी वेंडर लेजर, कुछ भी मिलता है आपको तो आपने क्या करना है, उसको रिकंसाइल करना है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड होती है, अब लेजर एपी लेजर में कैसे डिस्क्रिपेंसी फाइंड मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये एपी का लेजर है, ठीक है, एबीसी कंपनी का लेजर है, एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अगर वेंडर बैलेंसेस डेबिट है तो क्या फाइंड होता है कि उसको एडवांस पेमेंट गई हुई है, यही होगा। वहीं अगर वेंडर बैलेंसेस क्रेडिट है, ठीक है, तो पेमेंट पेंडिंग है। अगर वेंडर बैलेंसेस नील है, नील मतलब जीरो है, तो लेजर क्या है, सेटल है, हमारा लेजर क्या होगा, सेटल, ठीक है। यही होती है रिकंसिलेशन। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा सकता है, ये तो 7 वर्कफ्लो। अब क्या पूछा जाता है, विच डॉक्यूमेंट आर इन्वॉल्व इन दी एपी मैचिंग प्रोसेस, की एपी को अकाउंट्स पेबल को मैच करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर में क्या रहता है, आपका आपके जो भी इनवॉइस आ रहा है उसमें क्या रेट लगा होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और गुड्स की डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए यानी आइटम डिस्क्रिप्शन। सेकंड वन इज गुड रिसीव्ड नोट, फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर्स के थ्रू वेंडर ने माल हमारे गोडाउन पे पहुंचा दिया, अब गोडाउन पे कंफर्मेशन रिसिप्ट भी तो हो रही है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली से माल चला है मेरे एक गोडाउन से सेकंड गोडाउन में और वहां पे पहुंचा एग्जैक्ट में पूरा या नहीं, तो इसके लिए क्या बनाया जाता है कंपनी में, गुड रिसीव्ड नोट। फिर उसके बाद वेंडर का इनवॉइस, सब कुछ होने के बाद आपको वेंडर का इनवॉइस मिलता है, जिसमें वेंडर का इनवॉइस में पैकिंग स्लिप्स और रिसीविंग की रिपोर्ट लगी होती है कि हाँ ये गुड्स थे वो एक्चुअल में पहुंच चुके हैं, जिसकी पैकिंग लिस्ट ये है, ठीक है। और ये जो पैकिंग स्लिप होती है ना, ये स्पेशली फॉर जिन केसेस में हम नॉन पीओ इनवॉइसेस होते हैं ना, जो यानी अल्टरनेटिव में हम कुछ भी सामान मंगवा रहे हैं तो उनके लिए होती है। बट कंप्लीटली एपी प्रोसेस जो चलता है वो पीओ से, जीआरएन से और लास्ट में इनवॉइसिंग का जो 3 वे मैच होता है उसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द 3 वे मैच। 3 वे मैच क्या है एंड व्हाई इट इज क्रिटिकल, कि क्यों ये जरूरी है। एक 3 वे मैच वेरी पहले आंसर कैसे है ये करवाने का सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मेरा आपको वीडियो कि आपको आंसर कैसे देना है विद लॉजिक। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपसे पूछा जाए कि परचेज ऑर्डर होता है क्या, कईयों को नहीं पता होगा कि परचेज ऑर्डर क्या होता है जो आपके इनिशियल स्टेजेस में है, और कईयों को ये नहीं पता होता होगा कि जीआरएन क्या है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए है कि जब भी हमारा गुड्स हमारे गोडाउन पे डिलीवर होते हैं तो जो हमारी गुड्स की टीम होती है ना, जो हम बोलते हैं गोडाउन में जो बंदे रखे होते हैं जिन्हें हम मैनेजर बोला जाता है या पैकिंग मैनेजर या कुछ हमारे जो गोडाउन मैनेजर होते हैं, वो हमें कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये गुड्स है हमारे गोडाउन पे डिलीवर हो चुके हैं, ठीक है। एंड देन
आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आंसर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने चेप दिया उसको, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश चेप दिया, बढ़िया। आप उसने आगे से क्वेश्चन पुट कर दिया कि फॉर एग्जांपल इफ द गुड्स आइटम्स और पी ऑर्डर आर डिफरेंट हाउ विल यू हैंडल इट, कि अगर गुड्स की जो आइटम आ रही हैं पीओ परचेज ऑर्डर में जो गुड्स आ रही है वो अलग है और जो आपके जीआरएन में आ रही है वो अलग है, तो क्या आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो आप उस गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ना। तो मेरा जो कंसर्न है कि आपको गाइडेंस अच्छी मिले। एंड देन व्हाट इज द थ्री वे मैच? थ्री वे मैच क्या होता है? ए थ्री वे मैच वेरीफाइड दैट द इनवॉइस डिटेल जिसमें क्वांटिटी और प्राइस अलाइन विद द पीओ एंड द जीआरएन। इट प्रिवेंट ओवर पेमेंट्स, डुप्लीकेट पेमेंट एंड फ्रॉड बाय इंश्योरिंग ऑल थ्री डॉक्यूमेंट एग्री बिफोर पेमेंट। एपी का बड़ा सिंपल सा रूल है कि पेमेंट तभी होगी जब इनवॉइस बुक्ड होगा, ठीक है। सारी कंपनी में एडवांस पेमेंट उन्हीं वेंडर को जाती है जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो, अदरवाइज जो भी पेमेंट निकलेंगी ना वो आफ्टर जो आपकी बुकिंग होगी ना उनके बेसिस पे निकलेगी, क्योंकि पेमेंट टीम आपकी भेजी हुई डिटेल्स को क्रॉस चेक करेगी, ठीक है। कि ये पेमेंट ऐड जब भी आप देखा होगा कि कोई भी पेमेंट जा रही है तो बैंक स्टेटमेंट में ना वेंडर का इनवॉइस नंबर लिखा रहता है। अगर इनवॉइस नंबर नहीं लिख रहा वेंडर को जिस पेमेंट को जा रही है तो उस केसेस में क्या लिखा रहता है? एडवांस, ठीक है। तो इन केसेस ऑफ अगर बुकिंग नहीं होगी ना तो पेमेंट टीम आपकी पेमेंट को होल्ड कर सकती है, ठीक है। दैट्स वाई ये थ्री वे मैच क्रिशियल होता है। हाउ डू यू मैनेज एक्सेप्शन व्हेन डॉक्यूमेंट डू नॉट मैच? क्या आप एक्सेप्शन कैसे मानोगे कि अगर डॉक्यूमेंट मैच नहीं होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर देना आपने। एक्सेप्शन आर फ्लैग्ड इन द एपी सिस्टम। एपी पर्सनल रिव्यू डिस्क्रिपेंसी बाय लिaising with purchasing or receiving term, obtaining corrected invoice or credit note and updating the code before proceeding with payment, ठीक है। उसने क्या बोला है कि एक्सेप्शन है जो फ्लैग्ड एपी में होती है, ठीक है। जो एपी का पर्सनल है ना, जो हमारा अकाउंट एग्जीक्यूटिव रहेगा एपी में, वो पर्सनली रिव्यू करेगा इसके डिफरेंसी को बाय किसकी स्ट्रीम से? परचेजिंग टीम कौन सी होगी? जो पीओ बनाती है, ठीक है। और रिसीविंग टीम कौन सी होती है? जो जीआरएन बनाती है। दोनों से मिलके अपनी क्वेरी को सोल्व करेगा और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड होती है या तो करेक्ट इनवॉइस मंगवाएगा या क्रेडिट नोट पास करेगा। देन उसको रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद ही उसको पेमेंट टीम को भेजेगा पेमेंट करवाने के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब की कंट्रोल इन एपी फंक्शन, कि हमारे जो की कंट्रोल है हम इसको कैसे सेग्रीगेशन कैसे मैनेजर कैसे करेंगे? हम सबसे पहले हम करेंगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब हुआ कि इनवॉइस की प्रोसेसिंग कौन करेगा, अप्रूवल कौन देगा और पेमेंट सोर्स कौन मैनेज करेगा, ठीक है। कि पेमेंट के लिए कौन भेजेगा। अब जो बंदा मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एफडीसी लिमिटेड, ठीक है। इसमें 3 बंदे हैं, ठीक है। वो मंथली उनकी जो बल्किंग है 100 इनवॉइसेस की है। अब तीनों बंदे इनने क्या किया, ठीक है, सारे वो क्या कर रहे हैं, तीनों ही आपस में एक इनवॉइस प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। इनवॉइस को प्रोसेस भी कर रहे हैं, पेमेंट भी निकाल रहे हैं। यानी जब जरूरत पड़ी जिसने मन किया उसने पेमेंट भी निकाल दी, ठीक है। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो ठीक है अप्रूवल भी खुद ही दे दिया, मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब उसके ऑपोजिट एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उनके पास भी 3 रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, एक बंदे को लगा दिया इनवॉइस प्रोसेसिंग में, दूसरे बंदे को लगा दिया अप्रूवल में कि वो इनवॉइस अप्रूवल करेगा, और तीसरे बंदे को लगा दिया पेमेंट करते टाइम जो भी रहेगा पेमेंट आपने निकालनी। तो बेटर काम कौन करेगा? ये वाली टीम काम बेटर करेगी या ये वाली काम करेगी? कौन सी बेटर करेगी? ये वाली टीम बेटर काम करेगी, क्योंकि इसमें इनवॉइस प्रोसेसिंग करेगा, उसको उसके काम को रिव्यू करेगा अप्रूवल वाला बंदा, और अप्रूवल वाले काम को रिव्यू करेगा पेमेंट जो पेमेंट निकालना होगा। अब इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो इसी बंदे ने एक ही बंदे ने इनवॉइस प्रोसेस करवाया, ठीक है, जिसकी पेमेंट 100 रुपीज थी, अप्रूवल भी उसने खुद ही कर दिया 100 रुपीज का और पेमेंट भी 100 रुपीज, बट एक्चुअली में जब सिक्योर्ड नहीं होगी, ठीक है, तो क्या फाइंड आउट हुआ, जब ऑडिटर ने फाइंड किया तो एक्चुअली इनवॉइस 80 रुपीज का था। तो क्या हुआ, डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट हुई, हमारी गलतियां हमें मिली। अब इस केस में क्या हुआ, एक बंदे ने 100 रुपए का इनवॉइस बुक किया, ठीक है, बट जब एट द टाइम अप्रूवल वो पकड़ा गया कि वो 100 रुपए का नहीं 80 रुपीज का इनवॉइस था एक्चुअली, तो क्या हुआ, वो 80 रुपए से दोबारा बुक करेगा, ठीक है। अब देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी बुकिंग भी 100 का हुआ, अप्रूवल भी गलती से 100 रुपए का हो गया, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब वो देखेगा ना पेमेंट जो पेमेंट कर रहा है वो देखेगा ना कि ये नहीं, ये एक्चुअल में जो इनवॉइस बुक है वो 80 रुपीज है, वो इसको फाइंड आउट कर लेगा। और एट द टाइम ऑफ ऑडिट ये जो हमारी डिस्क्रिपेंसी थी, हमारे फेलर थे या हमारे एरर थे, वो फाइंड आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस केसेस में हमें काफी हेल्प मिलेगी, इसलिए ड्यूटी लगाना बहुत जरूरी होता है। देन उसके बाद वेंडर का मास्टर कंट्रोल, डोल अप्रूवल फॉर वेंडर एडिशन एंड चेंज। अब वेंडर का मास्टर कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। कंपनियों में देखा होगा आपने कि वेंडर्स के ना डिटेल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से हमने उनका नेम होता है, जीएसटीएन होता है,
ठीक है। देन उसका एड्रेस होता है उसकी, देन बैंक डिटेल्स होती है। ये एक मास्टर ऐसा बनाया जाता है जिसको एडिट करने का राइट एक या दो बंदों के पास होता है, ठीक है। और पेमेंट टीम के पास इसका राइट नहीं होता। पेमेंट टीम वाला क्या कर सकता है, इसको व्यू कर सकता है बस, ठीक है। अब जब भी वो पेमेंट करवाएगा वो सबसे पहले क्या लगाएगा, इस वाली शीट से वीलुकअप लगाएगा कि जो हाँ जो मैं वेंडर को पेमेंट करवा रहा हूँ वो एक्चुअल में सही है, या किसी मैंने पेमेंट करनी थी एबीसी लिमिटेड को, ठीक है, पेमेंट मैंने कर दी, डिटेल मैंने डाल दी एक्स वाई जेड लिमिटेड, हमारे पास कोई क्रॉस चेक का रिकॉर्ड नहीं, अब पेमेंट किसको चली जाएगी, एक्स वाई जेड। क्या हो सकता है वो फ्यूचर में हमें पेमेंट वापस ना भी करे, उससे ना काम होना, तो कंपनी का क्या हो जाएगा, मोटा मोटा लॉस। तो इसके लिए बनाई जाती है वेंडर मास्टर, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल का वर्कफ्लो, जो भी मैंने ऊपर बताया अभी आपको कि कैसे अप्रूवल के लिए टीम लगाओ, काफी हेल्प करेगा आपको। रेगुलर रिकंसिलेशन, अब रेगुलर रिकंसिलेशन में क्या है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी मंथली रेंट दे रही है, मंथली रेंट दे रही है 5 लाख पर मंथ का। अब हुआ क्या, अप्रैल में बुकिंग अब 5 लाख की हुई, मई में भी इतने की हुई 5 लाख की, बट जून में क्या हुआ, गलती से जो मेरा एग्जीक्यूटिव था या मेरा जूनियर था उसने गलती से क्या कर दिया, 10 लाख की बुकिंग कर दी, 10 लाख की क्या कर दी, बुकिंग कर दी। तो अब फाइंड आउट कैसे होगा, जब हम इस चीज को रिकंसिलेशन करेंगे बिफोर पेमेंट। एक चीज का याद रखना, जो भी आपने पेमेंट करवानी है आपने उसको रिकंसाइल करना ही करना है, ये एपी का फर्स्ट काम है। फिर उसके बाद ऑडिट ट्रेड, ये लोग एक्टिविटी यूज होती है कंपनी ऑडिट्स में, अभी नहीं आई है लास्ट ईयर से, कि हम जितने भी बुक्स को एडिट करेंगे यानी उन्हें बुक्स की एंट्री को एडिट करेंगे तो उसका एक लॉग बनेगा। फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस बुक हुआ, उसको बुक किया पर्सन ए ने, ठीक है, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, उस चेंजेस को किसने चेंज किया, बी में, जो पर्सन भी रहेगा उसकी आईडी आएगी। फिर उसके बाद इन फ्यूचर उसको कुछ चेंज करेगा तो उसका क्या रहेगा, एक लॉग बनेगा, जिसने उस एंटी को मॉडिफाइड किया होगा ना उसे बोला जाएगा एडिट लॉग, ठीक है। उसको जब जब कोई भी एंटी को चेंज कराया जाता है ना उसको बोला जाता है एडिट लाइन। उसमें क्या होता है कि इनवॉइस किसने बुक किया, फर्स्ट एंट्री किसने मारी, सेकंड एंट्री किसने मॉडिफाई की, थर्ड एंट्री किसकी आईडी से मॉडिफाई हुई, तो इसे बोला जाता है लॉग एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, व्हाई इज मेंटेनिंग ए वेंडर मास्टर फाइल इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू कंट्रोल इट। लास्ट टाइम मैंने अभी बताया ना कि पेमेंट की एक वेंडर मास्टर फाइल बना दी जिसमें हमने उसकी डिटेल डाली, क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, आप लॉजिकली समझ लेते हैं, वो तो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली था, तो ये थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। वेंडर मास्टर फाइल स्टोर ऑल सप्लायर पेमेंट डिटेल्स, कंट्रोल इंक्लूड डोल ऑथराइजेशन फॉर एडिट, periodic review to remove inactive vendors and validation for bank detail to prevent fraud। यानी कि सप्लायर की पेमेंट डिटेल इसमें इंक्लूड होगी, जीएसटी में डालते हैं कई कंपनी, क्योंकि जब आईटीसी की रिकंसिलेशन करनी होती है तो सही वेंडर चूज किए हुए हैं या नहीं हमने, क्योंकि उसके बेसिस पे हम जो जीएसटी का लेते हैं ना, कॉमन अजम्पशन सर्विस, जो कॉमन लेना जम्प्ट करना या हम उस चीज को अनऑथराइज करना है जीएसटी में, तो वो सारा आता है इसमें, ठीक है। देन 7th नंबर, व्हाट डज टेक्नोलॉजी प्ले इन एपी ऑटोमेटेशन। आपने देखा होगा कि एपी में ना काफी रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको अवेयर कर दूं, एक जाती है एजिंग की रिपोर्ट, ठीक है, जो एक तो मंथली बेसिस पे जाएगी जिसमें हमने मंथली पेमेंट करनी है, सेकंड जाती है एनुअल बेसिस पे जिसमें ये टर्म होती है कि आपके अप टू 90 डे तक कितने पेमेंट पेंडिंग है, कितने को पेमेंट करनी पेंडिंग है, 90 टू 180 डेज जिसे बोला जाता है एजिंग रिपोर्ट, ठीक है। फिर अप टू 181 डे टू 365 डेज, ऐसे काफी रिपोर्टें बनी जाती है। फिर और अप टू 365 कंपनी केसेस में ऐसी काफी रिपोर्टें मांगी जाती हैं। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आपसे ये निकाली जाती है कि एमएसएमई वेंडर, जो अब ये मान लो ये तो अप टू 90 डे रेगुलर वेंडर, एमएसएमई के लिए अलग रिपोर्ट निकाली जाती है कि एमएसएमई की पेमेंट कितनी पेंडिंग है, क्योंकि उनकी पेमेंट क्या है 45 डे में करनी होती है। अब ये माइंड में तो रख नहीं सकते यहाँ, तो इसके लिए अलग डाटा बनाओ, बट अगर हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे ना तो डाटा ऑटोमेटिकली निकल जाता है। आई नो वी आर वर्किंग ऑन जॉब बुक्स, तो हमारा सारा काम ऑटोमेटेशन है, तो हमने कैसे आंसर देना है इसको, एपी ऑटोमेटेशन टूल कैप्चर इनवॉइस डाटा बाय ओसिया इनवॉइस matching rules, route approval, electronic and integrated with EP system, reducing manual errors, speeding processing and time and improving visibility। अगर यही रिपोर्ट अगर मैं मैनुअली बनाने जाऊँ ना तो मेरे को कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मेरे को सबसे पहले डेट वाइज निकालना पड़ेगा कि कौन सा इनवॉइस की पेमेंट होगी, या सबसे पहले मेरे को क्या वर्किंग करनी पड़ेगी कि किन इनवॉइसेस की पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है, जो मेरे ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एपी तो वहीं से निकलेगा ना। कितने की पेमेंट पेंडिंग है, सेकंड उनकी डेट क्या है, इनवॉइस की डेट क्या है, तभी तो एजिंग बना पाऊंगा मैं। अब किन की पेमेंट पेंडिंग है, फिर उसके बाद इनवॉइसेस की डिटेल, ऐसे करने करते हैं मेरे को टाइम 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इजी थोड़ी है। फिर उसके बाद अगर मैं यही सिस्टम के थ्रू करूंगा तो 1 मिनट में रिपोर्ट निकल जाएगी, मुश्किल से 1 से या 2 मिनट में। और देन क्वेश्चन नंबर 8, विच रिपोर्ट आर मोर यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग एपी सिस्टम। सबसे पहले कौन सी आती है, एजिंग रिपोर्ट,
फिर उसके बाद जो हम बनाते हैं आउटस्टैंडिंग इनवॉइस ऑफ बाय ड्यू डेट बकेट्स, फिर दूसरी एक्सेप्शन रिपोर्ट, इनवॉइसिंग फेलिंग द थ्री वे मैच, किन किन के जो इनवॉइसिंग पेंडिंग थे या बुक नहीं हुए, डे पेपर आउटस्टैंडिंग, कितने एवरेज पेमेंट टाइमिंग क्या हमारी कंपनी के, डिस्काउंट कैप्चर रिपोर्ट कि किन किन के इनवॉइसेस पे हमने डिस्काउंट एप्लीकेबल लिए और किन किन के मिस्ड हो गए, ये सारी रिपोर्टें एपी में मांगी जाती हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू रिकंसाइल द एपी सबलाइजर विद द जनरल लेजर। एपी के सबलाइजर कैसे हो गए, जैसे एपी के भी अंदर हमने 3 लेजर बना दिए, फॉर एग्जांपल कि दिल्ली की पार्टियों को हमने अलग कर दिया, एक्सपोर्ट की पार्टियों को, इंपोर्ट की पार्टियों को हमने अलग कर दिया, ठीक है। थर्ड, हमने इंटरस्टेट की पार्टियों को अलग कर दिया, अलग अलग बनवा दिया। तो उन्हें मंथली बेसिस आपने इसका आंसर कैसे देना है, एक्सट्रैक्ट बैलेंसेस from the applizer AP sublizer and the compare with the GL control account, investigate and clear variance while reviewing in transaction payment and reconcile invoice and manually entries, ठीक है। and 10th number is what impact of weak documentation in the AP, कि अगर आपकी AP में डॉक्यूमेंटेशन कमजोर हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला आप आंसर देने से पहले आप अगर बोल देंगे ना इट विल बी कि हमारा ऑडिट है जो भी आवर ऑडिटर विल डिस्क्वालिफाइड द एक्सपेंसेस इफ ही फाउंड एनी डिस्क्रिपेंसी इन द इनवॉइस, ठीक है। तो आपका आंसर काफी वैलिड माना जाएगा। पुअर डॉक्यूमेंटेशन कैन लीड टू डुप्लीकेट पेमेंट और इनकरेक्ट पेमेंट एंड ऑडिट इशू, लेट पेमेंट्स एंड पेनल्टी, इंक्रीज्ड फ्रॉड रिस्क, ठीक है। पहले तो ये हो गया, इसमें ऑडिट भी आ गया, इनकरेक्ट पेमेंट भी आ गया एंड लेट पेमेंट भी आ गया। पूछा जाए तो कैसे, तो आपने कोई भी एक सेट ऑफ एग्जांपल बता देना है कि कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद कंप्रेसिव रिकॉर्ड इंश्योर एक्यूरेसी, कॉम्प्लाइंस एंड ईज ऑफ ऑडिटिंग। यहाँ पे अगर मैं वीक रिकमेंडेशन की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने एपी लैंडलॉर्ड का पेमेंट करना तो उसका पार्ट है ना, अकाउंट्स पेबल का ही पार्ट रहता है। अब उसने क्या किया कि जब रेंट की बुकिंग की तब टीडीएस बुक नहीं की, ठीक है। टीडीएस बुकिंग कर दियो, पूरी पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर दी, ठीक है। टीडीएस पेमेंट होनी थी, रेंट पेमेंट थी 100 रुपीज, टीडीएस था 10 रुपीज, 90 जाने थे हमारे वेंडर को जो लैंडलॉर्ड था। अब क्या हुआ, गलती की वजह से पूरी पेमेंट चली गई वेंडर को, जो हमारा वेंडर था 100 रुपीज, ठीक है। क्या ऑडिटर ये 100 वाले खर्चे को कंसीडर करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे टीडीएस एप्लीकेबल था, रेंट पे, रेंट की जो लिमिट थी उस पर टीडीएस, और आपने उस पर टीडीएस, वो क्या करेगा, इस खर्चे को क्या कर देगा, सीधे डिसअलाउड कर देगा। आप कभी ना हो तो कभी करके देखना, ऑडिटर कभी ये खर्चा लेगा ही नहीं। वो सबसे पहले आपसे ये डाटा मांगेगा, जब आप कंपनी में किसी अच्छी कंपनी में तो सबसे पहले ये मांगेगा जो आपने एक्सपेंस बुकिंग करी है मेरे को उसकी डिटेल बना दो, मेरे को उसका साइडेशन कर दो कि किस पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है और नो डिडक्टेड है, ठीक है। और सबसे पहले आपसे यही डाटा मांगेगा, ठीक है। और फिर उसी के बाद बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस को कंसीडर करेगा और यहाँ पे डिसअलाउड करेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हमने थोड़ा सा एडवांस लेवल में सीखा कि कैसे आपने अपने आंसर को मोनेटाइज करके एक्सप्लेन करना है और देन कैसे आपने इंटरव्यू को क्रैक करना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी इशू फाइंड होता हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।